बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू करेंगे एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को। सो एंट्रोपी, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, इट इज़ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इट इज़ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं कि जब तक HTR और LTR में टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक आपके पास वर्क डन हो सकता है। जैसे ही LTR और HTR का टेम्परेचर सेम हो गया तो नतीजा क्या होगा? वर्क डन विल बी जीरो। तो इफ यू रिमेंबर, हमारे पास वर्क डन की जो डेफिनेशन थी हीट इंजन में, इट इज Q1 माइनस Q2। जब ये दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो डेल्टा Q जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो हो जाएगा। और होगा क्या? सारी हीट, यानी इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ केस इन विच देयर इज अ हीट डेथ। सिस्टम की हीट डेथ हो गई है, उसके पास जो अब एनर्जी है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। तो यूजफुल फॉर्म कौन सी है? यूजफुल फॉर्म है हीट एनर्जी। अगर एक सिस्टम के पास ज्यादा हीट एनर्जी होगी और एक सिस्टम के पास कम हीट एनर्जी होगी तो इस टेम्परेचर डिफरेंस का फायदा उठाते हुए हम वर्क डन ले सकेंगे। तो द अनअवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंट्रोपी, क्योंकि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अब टेम्परेचर डिफरेंस ना होने की वजह से यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगी, which is actually heat. It is a measure of disorder of a system या disorderness of a system. देखें, जो गैसेस हैं उनके पास हीट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और जो आइस है उसके पास हीट एनर्जी बहुत कम होती है। तो अब आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा ऑर्डर में होते हैं एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैसेस आर लिक्विड। तो ये है एक ऑर्डर्ड फॉर्म आइस, और ये गैसेस जो हैं दे आर इन डिसऑर्डर्ड फॉर्म। अब इस सिस्टम से, यानी कि गैसेस से हीट अगर फ्लो करना शुरू करे आइस की तरफ, तो नतीजा क्या होगा? डिसऑर्डर इंक्रीज होगा। इनका डिसऑर्डर पहले से ज्यादा था, ये ऑर्डर में थे। जैसे जैसे ये हीट लूज करेगा, इधर से टेम्परेचर कम, इधर से टेम्परेचर ज्यादा, और अल्टीमेटली दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो ऑर्डर विल बी लॉस्ट। पहले एक और ऑर्डर भी था और वो इस फॉर्म में था कि ये बॉडी हाई टेम्परेचर पे और ये बॉडी लो टेम्परेचर पे। ये भी एक ऑर्डर है। आप दोनों सिस्टम्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये HTR है और ये LTR है, बट व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड द ऑर्डर इज लॉस्ट। देयर इज नो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एनीमोर टू हैव सम वर्क डन बाय द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी। सो एंट्रोपी आपके पास इस वक्त मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है? सो इट इज मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी का कांसेप्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ क्लॉजियस इन ऑर्डर टू गिव क्वांटिटेटिव बेसिस टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको ये कहता है कि heat cannot be completely converted into work done. A part of it will be rejected to LTR. Yeah, heat cannot flow from LTR to HTR without any external work. तो अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म भी तो देनी है, ये तो सिर्फ दो स्टेटमेंट्स हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और एंट्रोपी भी जस्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये एक स्टेट वेरिएबल है। ये सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब कर सकती है। मैथमेटिकली एंट्रोपी इज द रेशियो ऑफ हीट गिवन और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम एट इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ से पता चलता है कि इसका यूनिट क्या होगा? Its unit is joule per Kelvin, and the units of entropy matches with the units of Boltzmann constant. यानी कि dimensions of entropy are same as that of Boltzmann constant. और अगर आप Boltzmann constant की वैल्यू लिखें, it is 1.38 into 10 to power minus 23 joule per केल्विन। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट्स आप देख सकते हैं, जूल पर केल्विन, और एंट्रोपी का यूनिट भी जूल पर केल्विन ही है। तो इनकी डायमेंशंस सेम हैं। अच्छा, साइन कन्वेंशन, तो एंट्रोपी डिपेंड करती है हीट पर। अगर आपने सिस्टम को हीट दी तो हीट गिवन टू द सिस्टम मींस एंट्रोपी विल इंक्रीज। अगर आपने हीट दिया सिस्टम को तो फिर सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और अगर heat is extracted from the system then entropy will be negative, which means that entropy will decrease। जैसे आप अगर आइस को हीट दे दें तो उसके मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो एंट्रोपी बढ़ गई है सिस्टम की।
और अगर आप लिक्विड से हीट एक्सट्रैक्ट करें तो वो ज़्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, तो एंट्रोपी सिस्टम की कम हो जाएगी। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को एलिब्रेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है जो कि 400 केल्विन पर है, और ये एक सिस्टम है जो कि 200 केल्विन पर है। This is a body at higher temperature HTR. This is a body at lower temperature LTR. अब heat will flow from a body at higher temperature to the body at lower temperature. नतीजा क्या होगा? एंट्रोपी में चेंज आएगा। अब जितनी हीट इस सिस्टम ने लूज की है उतनी ही हीट ये सिस्टम गेन करेगा, तो लगेगा ये कि जो सिस्टम है एज अ होल, आपको ये लगेगा कि इसकी एंट्रोपी कांस्टेंट है, क्योंकि जितनी हीट इसने लूज की उतनी इससे गेन भी कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है, इस सिस्टम की एंट्रोपी एज अ होल इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑर्डर खत्म हो रहा है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं। इसका टेम्परेचर कम और इसका ज्यादा हो रहा है। जैसे ही ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी। चेक करते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो देखें, the entropy of the system will be sum of the entropy of this system plus this system. ठीक है? So S will be equal to delta Q over T1 plus delta Q over T2. S will be equal to S1, यहाँ से हीट रिजेक्ट हुई है, रिलीज हुई है, निकल गई है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। This is minus 800 joule. This is the heat taken out from the system, so it will be taken as negative at its absolute temperature, which is 400 Kelvin, plus इसको हीट दी गई है तो इसकी हीट पॉजिटिव होगी, प्लस 800 जूल at its absolute temperature, which is 200 Kelvin. Okay, these two zeros cancel out with this one and these two zeros cancel out with this one. You get 4 into 2 minus 2 joule per Kelvin plus 2 into 4 4 joule per Kelvin. तो रिजल्ट आपके पास आ रहा है प्लस 2 जूल पर केल्विन। इस सिस्टम की एंट्रोपी एज अ होल इंक्रीज हुई है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का। ये याद रखें कि एंट्रोपी इज जस्ट लाइक अ टाइम एरो। एंट्रोपी इज अ टाइम एरो। It will always increase. For a process, बल्कि हम ये कहेंगे for any natural process, यानी कि एंट्रोपी नेचुरल प्रोसेसेस की डायरेक्शन भी बताती है। All natural processes will go in a direction so that there is a net increase in the entropy of the system and environment. एक तो ये रहा कि ये टाइम एरो है, तो गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता। It will always go in one direction, just like time. जब भी कोई प्रोसेस होगा हीट फ्लो करेगी तो एंट्रोपी इंक्रीज ही होनी है। जैसे सन से हीट फ्लो करके अर्थ की तरफ आ रही है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती चली जा रही है। और यूनिवर्स किस तरफ जा रही है? थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है। ठीक है, आराम आराम से सूरज का टेम्परेचर कम होगा, एक दिन सूरज ठंडा और बेनूर हो जाएगा, जैसे कि कुरान में लिखा हुआ आयत मौजूद है। तो होगा क्या, जब फ्यूजन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा सन के अंदर, देयर इज नो मोर हाइड्रोजन गैस अवेलेबल, तो उसकी कूलिंग शुरू होगी, वो हीट लूज करेगा टुवर्ड्स द अर्थ और ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम आएगा कि इट विल स्टॉप इमिटिंग द हीट, फिर अर्थ और सन दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे और यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। तो अब देखो, सन से अर्थ तक हीट आने का मतलब क्या है? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। और उस नेचुरल प्रोसेस की डायरेक्शन क्या है? कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। All natural processes will go in a direction so that there is an increase in the entropy of system plus environment. लेकिन अगर आप फ्रिज लगाते हैं तो उसमें तो आप सिर्फ फ्रिज के अंदर आपने जो पानी रखा है उसकी एंट्रोपी को कम कर रहे हैं, बट दैट एट टू एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द एनवायरनमेंट। आप जो हीट रिजेक्ट कर रहे हैं उस पानी से लेके एनवायरनमेंट को, तो वो तो हीट गई बस, अब एनवायरनमेंट से आप कभी वापस नहीं ले सकते। तो वंस हीट दैट फ्लोज फ्रॉम HTR to LTR कैन नॉट बी टेकन बैक विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। तो ये क्या हो रहा है? सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज की तरफ जा रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि अगर आप कोई प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब एंट्रोपी इज अ टाइम एरो। It will describe the direction of all the natural processes, that they will go in a direction so that there is an increase in the entropy of system plus environment. Or universe is going towards a state of maximum entropy. यूनिवर्स मैक्सिमम एंट्रोपी की तरफ जा रही है और मैक्सिमम एंट्रोपी को आप थर्मल इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, लेट्स
have a question on it. What is the change in entropy of water when it is converted from liquid to ice at 0 degree centigrade? Take the mass of water 1 kg. हमें चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करना है वाटर के लिए जब उसको लिक्विड से आइस में कन्वर्ट किया जाए. तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी. अब आप लिक्विड को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? हीट एक्सट्रैक्ट करोगे सिस्टम से. अच्छा, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करोगे? तो वो हीट डेल्टा क्यू एम एच एफ के बराबर होगी. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फ्रॉम योर क्लासेस, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम is equal to mass times latent heat of fusion. तो latent heat of fusion water की 336 किलो जूल पर केजी है. हर एक केजी से अगर आप 336 किलो जूल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करें तो वो 1 केजी ऑफ वाटर लिक्विड से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. डिवाइडेड बाय टी. अब देखें अगेन टेम्परेचर रेशियो में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो उसको केल्विन में लेना होगा. 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी. वैल्यूज पुट करेंगे 1 केजी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 336 into 10 to power 3 जूल. किलो की जगह मैंने यहाँ पे 10 to power 3 पुट कर दिया पर केजी at its absolute temperature which is 0 degree centigrade 273 केल्विन. अच्छा, ये केजी कैंसिल आउट हो जाएगा इस केजी के साथ एंड यू गेट चेंज इन एंट्रोपी. द चेंज इन एंट्रोपी इज 336 into 10 to power 3 over 273 जूल पर केल्विन. इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वी हैव द रिजल्ट इससे काफी कुछ बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं. इट इज 1230. इट इज 1231 जूल पर केल्विन. अच्छा, अब ये एंट्रोपी डिक्रीज हुई है तो यहाँ पे एक साइन हमने ऐड करना होगा. वो कौन सा? क्योंकि हीट एक्सट्रैक्ट की गई है तो हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव. तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ट्रेवल करेगा इक्वेशन में और फाइनली आपके पास डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस 1231 जूल पर केल्विन. ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हुई है. यानी आइस लिक्विड से आइस में आप गए हैं, वाटर की एंट्रोपी को आपने डिक्रीज किया है, ऑर्डर इंक्रीज किया आपने. The order is increased. So जब ऑर्डर बढ़ेगा एंट्रोपी कम होगी तो the change in entropy is negative. लेकिन याद रखो सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट की एंट्रोपी इंक्रीज हुई है. यानी जहां पर इसकी एंट्रोपी को डिक्रीज किया गया है, इससे जो हीट एक्सट्रैक्ट की गई है, फॉर एग्जांपल ये फ्रिज में पड़ा हुआ था तो वो हीट एक्सट्रैक्ट करके एनवायरनमेंट को दी है, तो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट टू एनवायरनमेंट. तो द एंट्रोपी ऑफ द आइस प्लस रूम is as a whole increase. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक एनर्जी लूज करता है दूसरा गेन करता है, लेकिन as a whole सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट की एंट्रोपी. यहाँ पर जो सिस्टम है अगर उसकी एंट्रोपी इतनी कम हुई है तो एनवायरनमेंट की एंट्रोपी उतनी ही इंक्रीज हुई होगी. ये नेगेटिव साइन यहाँ पर डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द वाटर को शो कर रहा है. नेचुरली इस ऑर्डर को शो करने के लिए हमारे पास एक और भी एग्जांपल है. कंसीडर कीजिए कि हमारे पास ये एक जार है और इस जार में हमारे पास बहुत से बॉल्स पड़े हैं इन सम ऑर्डर. और वो ऑर्डर क्या है कि सारे ब्लू बॉल्स बॉटम पर होंगे, सारे रेड बॉल्स सेकेंड लेयर में आ जाएंगे और सारे ब्लैक बॉल्स टॉप लेयर पे होंगे. अब यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर मौजूद है. आप रिकग्नाइज कर सकते हैं ब्लू बॉल्स को बॉटम पे, मिडिल में रेड बॉल्स को और टॉप पर ब्लैक बॉल्स को. दिस इज ऑर्डर नाउ. अब नेचुरल प्रोसेस क्या है, आप जरा इसको एक दफा शेक कर दें. जब आप इसको शेक करेंगे तो ये डिसऑर्डर क्रिएट होगा. जब ये डिसऑर्डर क्रिएट होगा तो आपके पास रेंडमनेस बढ़ जाएगी. अब आप अगर इसको बैठ के सारी उम्र भी शेक करते रहें, यू कैन नॉट गेट बैक दिस ऑर्डर. आप जितना मर्जी चाहो इसके ऊपर वक्त लगा लो, एक दफा ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया इस ऑर्डर से तो दोबारा इस ऑर्डर को आप रिट्रीव नहीं कर सकते. यानी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही होनी है, कभी भी डिक्रीज नहीं होनी. इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट दिए कि एंट्रोपी इज टाइम एरो.
ये हमेशा इंक्रीज होगी। नेचुरल प्रोसेसेस की डायरेक्शन बताइए। Natural processes will go in a direction so that there is an increase in the entropy of system and environment. And that leads eventually to heat death of universe. And heat is a useful form of energy, क्योंकि heat एक useful form of energy है और ultimately जब thermal equilibrium आएगा तो thermal equilibrium में heat death हो जाएगी. No net heat flows when two systems are in thermal equilibrium. तो here we have unavailability of useful form of energy. This is it for your chapter 10. Thank you very much.